नमस्कार किसान भाइयों। हमारा पिछला जो वीडियो था पेस्टिसाइड मिक्सिंग, वो मैंने बहुत ही प्राथमिक लेकिन बहुत ही फंडामेंटल इंफॉर्मेशन देने का प्रयत्न किया था। आपने जो पूरा वीडियो देखा और बहुत ही सराहना की, उसके लिए पहले बहुत ही धन्यवाद आपको। बहुत लोगों को शेयर किया, बहुत लोगों ने देखा, लाइक्स भी की, लेकिन उसके साथ ही साथ में आपने बहुत सारी कमेंट्स भी की थी। तो उस कमेंट में हमको थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उसको आगे आप थोड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, उस आगे की जानकारी हम देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मैं बोलूँगा और आप सुनेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा और साथ ही साथ में बोलूँगा। तो एक तरह से ये लर्निंग बहुत ईज़ी रहेगा, मुझे प्रेज़ेंटेशन में ईज़ी रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको भी आसानी से समझ में आए, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं जो पिछला वीडियो है उसके क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए थे उसके संदर्भ में मैं आपको आगे की जानकारी दूँगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन अगली बार फर्स्ट टाइम अर्लीएस्ट मिल जाए और अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ में अभी भी कुछ डेफिशिएंसी मतलब कुछ भी रुकावट रह गई हो, कुछ भी आपको माहिती का अभाव रह गया हो तो आप ज़रूर डालिए, हम आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं कि जो पेस्टिसाइड मिक्सिंग जो है उसका ऑर्डर मतलब मिक्सिंग का जो मैंने बताया था कि कौन सी पेस्टिसाइड किसके साथ मिक्स करते हैं नहीं करते हैं, उसका एकदम क्लैरिटी वाला पार्ट हम देखेंगे, एकदम क्लियर कट। बराबर लिखा होगा इंग्लिश में, मैं हिंदी में आपको बताऊंगा, थोड़े इंग्लिश वर्ड आएंगे, लेकिन वो पेस्टिसाइड के नाम भी इंग्लिश वाले हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मैं क्लैरिटी करने की 100% कोशिश करूंगा। बराबर, तो हम शुरुआत करते हैं पेस्टिसाइड मिक्सिंग ऑर्डर। कौन सी पेस्टिसाइड कब कैसे मिक्स कर सकते हैं। बराबर, तो थोड़ा सा देखेंगे हम कि पेस्टिसाइड मिक्सिंग ऑर्डर में पेस्टिसाइड मिक्सिंग इज ए प्रोसीजर टू फॉलो स्टेबिलिटी ऑफ द केमिकल। जो रसायन है, रसायन को स्टेबल बनाना पड़ता है। बराबर, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि इसी फॉर्मुलेशन को आप किसी और फॉर्मुलेशन में डालते हैं। बराबर, मानो कि बोरॉन को साथ में डालते हैं या तो जेडसी को डालते हैं, तो फटने का चांस है। फट गया मतलब स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं मतलब रिजल्ट नहीं देगा, तो उसको स्टेबल बनाना पड़ता है। दूसरा, आफ्टर मिक्सिंग ऑल द एक्टिव इंग्रेडिएंट मस्ट बी इन एक्टिव फॉर्म, मतलब दोनों एक्टिव फॉर्म में रहने चाहिए। इसी फॉर्मुलेशन में आपने मानो क्लोरोपाइरिफॉस 20% डाला और बोरॉन डाला या तो जेडसी वाला कोई फॉर्मुलेशन डाला, तो दोनों एक्टिव फॉर्म में रहने चाहिए। अगर एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि दोनों का रिजल्ट नहीं आएगा, तो दोनों एक्टिव फॉर्म में रहने चाहिए। दूसरा, देयर मस्ट बी नॉट एंटागोनिज्म, एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। जैसे बोरॉन को आपने डाला क्लोरो में, तो क्या करता है, बोरॉन का पीएच बहुत ही हाई है, तो क्लोरो का रिजल्ट को काटेगा, क्लोरो नीचे बैठ जाएगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में दिखाया गया था, वो पूरा पीला पीला नीचे बैठ गया है। तीसरा, डू नॉट मिक्स टू इंसेक्टिसाइड दैट वर्क्स ऑन ए सिंगल टारगेट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो कि कोई आप इल्ली मारने के लिए दवाई लगा रहे हैं, बराबर, मानो कि क्लोरोपाइरिफॉस 20% और उसके साथ ही साथ में आप डाल रहे हैं एमामेक्टिन। अभी दोनों इल्लियों को मारती है, बराबर, तो दोनों इल्लियों को मारने वाली दवाई आप मिक्स कर रहे हैं, तो मत कीजिए ना, क्यों जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। बराबर, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। अगर आप एक पाउडर फॉर्मुलेशन लेते हो, कोई भी पाउडर वाला, बराबर, तो पाउडर में एक WP होता है, WG होता है, DF होता है, SP होता है। WP का मतलब होता है वेटेबल पाउडर। वेटेबल पाउडर का मतलब जो पाउडर स्वरूप है वो पानी में घुलता नहीं है, लेकिन पानी से भीग सकता है। मिट्टी पानी में घुलती नहीं है, लेकिन मिट्टी को पानी भिगो सकता है। बराबर, पिघला नहीं सकता, पिघलती नहीं है। बराबर, उसको वेटेबल बोलते हैं। सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, एसपी का, एसपी का मतलब है सॉल्यूबल, जिसका द्रावण बनता है, जैसे कि नमक, जैसे कि शुगर। बराबर, पानी में घुलती है, बराबर, घुल मिल जाती है, घुलनशील बोलते हैं उसको। ये वेटेबल बोलते हैं, जिसको पिघला सकता है। WDG,
वेटेबल एंड डिस्पर्जिबल ग्रेन्यूल, ये इससे एक स्टेप बड़ा है, वेटेबल पाउडर से WDG एक स्टेप बड़ा है, लेकिन पाउडर नहीं है, वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म है, माइक्रो ग्रेन्यूल से अब थोड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं। WDG वेटेबल एंड डिस्पर्जिबल, पानी उसको भिगोता तो है बराबर, लेकिन उसके साथ साथ में उसको डिस्पर्स भी करता है, फैलाता भी है बराबर, वैसा फॉर्मुलेशन होता है। फिर DF डिस्पर्स एंड फ्लोएबल, DF फॉर्मुलेशन होता है, डिस्पर्स भी होता है, फ्लो भी होता है पानी के साथ जल्दी जल्दी। तो इसका ऑर्डर है कि पहले आप वॉटेबल जो कम से कम पानी के साथ प्रक्रिया करता है, मतलब पानी से भी उसको भिगाता है, उसको पहले डालना है। दूसरा WDG डालना है बराबर, जैसे कि थायोमिथोक्साम है, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कार्बनडाइजिम उदाहरण है। तीसरा सॉल्युबल पाउडर जैसे कि एसीटेमाप्रिड है या एसीफेट पाउडर है। चौथा है सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स जैसे एमामेक्टिन बेंजोएट। अभी मानो एक एग्जांपल के तौर पे कि चारों चार आपको मिक्स करना है बराबर, तो पहला ये डालना पड़ेगा, फिर ये डालना पड़ेगा, फिर ये डालना पड़ेगा, फिर ये डालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। मानो कि आपको दो चीजें डालनी है, थायोमिथोक्साम और आपको एसीटेमाप्रिड को इकट्ठा करना है। वैसे जरूरत नहीं है, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं कि आपको थायोमिथोक्साम और ये एसीफेट को मिक्स करना है। तो क्या करोगे, पहले 2 नंबर मतलब थायोमिथोक्साम डालना है, फिर एसीफेट डालना है बराबर। मानो कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि आपको कार्बनडाइजिम और एमामेक्टिन, आपके खेत में रोग भी है और कीट भी है, इल्ली भी है, तो आपको कार्बनडाइजिम प्रयोग करने की जरूरत पड़ी। तो कार्बनडाइजिम इज ए वेटेबल पाउडर, आप उसको पहले डालो और फिर आप एमामेक्टिन बेंजोएट डालो, तो आपकी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, दोनों घुलनशील रहेंगे, पानी में डिस्पर्स रहेंगे और एक ही बार हिलाया छिड़काव करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो ये पाउडर टू पाउडर का बात है बराबर, समझ गए। फिर भी एक बार मैं आपको समझ में आया इसलिए बता देता हूं कि कोई भी वेटेबल पाउडर है, मानो कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, तो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कण है बराबर। तो ये वेटेबल है तो क्या होगा, उसको पानी भिगोएगा, मतलब पानी इसकी सरफेस पे आगे पीछे रहेगा, लेकिन ये घुलेगा नहीं बराबर, द्रावण नहीं बनेगा उसका, घुलनशील नहीं होगा बराबर, भिगोता है उसको, यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में उसमें रहेगा, 100% पिघलेगा नहीं। लेकिन अगर वो डिस्पर्स ग्रेन्यूल है तो बराबर, क्या लिखा है WDG, वो फॉर्मुलेशन है तो क्या होगा, हालांकि कॉपर में दोनों फॉर्मुलेशन आते हैं, वेटेबल पाउडर भी आता है बराबर और WDG भी आता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप वेटेबल पाउडर लेते हो तो पानी के अंदर वेटेबल पाउडर आपने डाला तो ये जो कण है उसके साथ भिगो के रहेंगे बराबर, ये पानी है और ये उसके कण है, तो भिगो के रहेंगे साथ ही साथ में। लेकिन अगर ये WDG है तो आपको क्या होगा कि ये पानी है एग्जैक्ट वेटेबल एंड डिस्पर्जेबल, तो जितना भी मतलब ऐसे देखो कि थोड़ा कॉपर इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर कम है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो इसमें ऐसा नहीं रहेगा, एग्जैक्टली मिक्सिंग होगा। जैसे जो भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल बराबर हर जगह पे आएंगे, डिस्पर्जेबल WDG फॉर्मुलेशन है तो कोई जगह छूटेगी नहीं बराबर। तो ये WDG का फॉर्मुलेशन है बराबर। अगर वही सॉल्युबल पाउडर हो तो पानी का हर बूंद है, हर बूंद कोई भी कहीं पे भी हो बूंद बराबर, उसके साथ ही मिक्स हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, कलर चेंज होगा तो पता चलेगा वरना पता भी नहीं चलेगा, ऐसे मिक्स होता है। और SG सॉल्युबल ग्रेन्यूल सेम ऐसा ही रिजल्ट आता है। सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स का मतलब ये होता है कि सॉल्युबल है, पानी में द्रव स्वरूप हो जाता है, द्रावण बन जाता है और ऐसा ही बनता है। तो SP और SG का ऐसे बनता है, ये होता है WDG और ये होता है WP। इसलिए ये कम मिक्सिंग होता है, ये मिक्सिंग तो होता है लेकिन डिस्पर्जिंग भी होता है, लेकिन द्रावण नहीं होता, घुलता नहीं है, घुलनशील नहीं है, ये घुलनशील है। इसलिए आपने पहले ये डाल दिया और लास्ट में ये डाला तो ये बाहर का बाहर ही रहेगा
अलग थलग रहेगा। स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन पहली लाइन में थोड़ा ज्यादा ये जाएगा, दूसरी लाइन में कम जाएगा। हो सकता है तीसरी लाइन से बाद में थोड़ा 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 करके लास्ट लाइन में जाए भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अभी इसमें लिक्विड वाला है, बराबर। अभी वहां पे 4 नंबर थे, यहाँ पे 5 आया। कैप्सूल सस्पेंशन, जैसे लैम्बडा साइहेलोथ्रीन, बराबर, CS फॉर्मुलेशन आता है। सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन SC, स्पिनोसेड और फिप्रोनिल, SC फॉर्मुलेशन उसके बाद में करना है। फिर सॉल्यूबल लिक्विड कासुगामाइसिन जैसे है SL, और 8 इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट EC। अभी आपको बात समझ में आई? मैं EC का पहले उदाहरण बहुत दे चुका है। अगर आपको सबको मिक्स करने की जरूरत पड़े तो आपको ये पहले करना है, CS पहले करना है, बराबर। CS का मतलब ये होता है लैम्बडा साइहेलोथ्रीन वाली कोई भी दवा जिसमें CS लिखा हो, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में ये करना है। और पाउडर और लिक्विड दोनों को मिक्स करना पड़े, मानो कि आपको वेटेबल करना है, बराबर। ये वेटेबल कार्बन डेजिम लेना है, और कार्बन डेजिम के साथ मानो कि आपको लेने की पड़ी CS वाला फॉर्मूला और SL वाला फॉर्मूला, कासुगामाइसिन लेने की जरूरत पड़ी। मानो फंगल डिसीज भी है, लेकिन 2-3 तरह की फंगस है, तो कार्बन डेजिम भी लेना है, ये भी लेना है। तो कार्बन डेजिम कहाँ पे आता है? यहाँ पे 4 में पहला नंबर आता है। तो पहले WP वाला कार्बन डेजिम डालो, बाद में मैंने बोला CS वाला डालना है, तो लिक्विड में CS वाला पहला ये डालो, और तीसरा सॉल्युबल वाला डालो, बराबर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बराबर। 1 2 3 4 4 5 6 7, बराबर 8। अभी इसका भी ब्यौरा दे देते हैं। कैप्सूल सस्पेंशन होता है, वो सस्पेंशन होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, बराबर। सस्पेंड रहता है, लटकता हुआ, पानी के मोलेक्यूल के साथ में लटकता हुआ रहता है। मतलब हर एक पानी का मोलेक्यूल उसको पकड़ के रखता है। सस्पेंशन फॉर्मुलेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन हर फॉर्मुलेशन के साथ ऐसे रहता है, बराबर। और सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, बराबर, फिप्रोनिल जैसी चीज है, या तो स्पिनोसेड जैसी चीज है, तो वो भी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट है, बराबर, हाईली कॉन्सेंट्रेट है, बराबर। तो वो भी इस तरह से रहती है। लेकिन सॉल्युबल जैसे पाउडर में बताया था, वो संपूर्ण पूर्णतया घुल मिल जाता है, और ये इमल्सिफाइबल दूध जैसा द्रावण बनाता है, जो लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल करके देखा था। उसके आगे क्या आता है? एडज्यूवेंट्स और सर्फेक्टेंट, बराबर। एडज्यूवेंट्स और सर्फेक्टेंट मतलब आपको स्टिकिंग एजेंट डालती हो, स्टिकिंग एजेंट सबसे लास्ट में डालना है, बराबर। लेकिन अभी भी कुछ अदर प्रोडक्ट बच गई है, जैसे कि बायो प्रोडक्ट्स और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, बराबर। बायो प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि कोई आप सेफ्टी वाला जो है, बराबर, मानो कि आपने एसीटेमाप्रिड का यूज किया है, सॉल्यूबल पाउडर का, और उसके साथ में कोई ऐसी बायो प्रोडक्ट लेनी है जो फंगस के लिए यूज होती है। जनरली हम रिकमेंडेशन नहीं कर देते, लेकिन फील्ड में बहुत यूज करते हैं, तो आपको करना ही पड़े। तो जैसे ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं, तो इसके साथ करना है। मैंने फील्ड में बहुत लोगों को देखा है कि प्रोफेनोफॉस के साथ बेविरिया बेसियाना यूज करते हैं। तो पहले प्रोफेनोफॉस इसी फॉर्मुलेशन है, तो पहले वो डालना है, बराबर। प्रोफेनोफॉस है इसी फॉर्मुलेशन, तो पहले ये डालना है, और बाद में ये बायो प्रोडक्ट्स डालनी है। या तो आपको कोई ऑयल फॉर्मुलेशन है, मानो कि ये तो बहुत कॉमन नहीं है, मैं तो भलामण भी नहीं करता कि कोई पेस्टिसाइड के साथ आप बायोलॉजिकल यूज करो, लेकिन ऑयल के साथ करते आए हैं और करते रहेंगे, बराबर। तो मानो कि आप क्लोरोपाइरिफॉस के साथ में कई फार्मर ऑयल फॉर्मुलेशन यानी कि नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो पहले नीम ऑयल डालते हैं, फिर दवाई डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर। क्या करना चाहिए? रूल्स के हिसाब से नियम क्या है? आपको इमल्सिफायर कॉन्सेंट्रेट डालना चाहिए, और बाद में ऑयल वाला डालना चाहिए। इसी फॉर्मेशन पहले डाल दिया, वो घुल मिल गया, फिर नीम ऑयल का फॉर्मेशन डालना चाहिए, जो भी मेजरमेंट है, बराबर। इसमें क्लोरोपाइरिफॉस EC, क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन EC जैसे आरएक्स है, प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, बराबर, जैसे हेलियोक्स है। उसके साथ अगर आपको निम्नलिखित प्रयोग करना है, ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन, बराबर, नीम ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन, तो पहले वो और दूसरा ये ऐसे करना चाहिए। फिर आता है वाटर सोल्यूबल। अगर वाटर सोल्यूबल की जरूरत हो कि ये करना है आपको, तो लास्ट में करना चाहिए, बराबर, तो स्टेबिलिटी रहेगी, बराबर। यहाँ पे आता है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब करते करते आपको क्या ध्यान रखना चाहिए?
आपको आधी टंकी पानी भरना है, बराबर। कोई भी टंकी लेते हो तो आधी भरनी है। कोई भी नीम वाला या तो इसी फॉर्मुलेशन यूज करते हो जिसका दूध जैसा द्रावण बनता है, उसमें क्या करना चाहिए, पहले आप मानो कि बाहर एक बकेट लिया, ये बकेट मानो कि आपको यहाँ तक भरनी है, तो आपको पहले इतना पानी भरना है। यह पानी भरने के बाद उसमें दवाई डालनी है, बराबर। ये दवाई डाली आपने, बराबर, बॉटल कोई भी, जैसे दवाई डालते हो कोई भी बॉटल, बराबर, यहाँ से आपने दवाई डाली, बराबर। तो ये दवाई डाली, ये दवाई डालने के बाद ये पूरा पानी दूध जैसा सफेद हो जाएगा, बराबर। मैंने वहां प्रैक्टिकल भी बताया था आपको लेबोरेटरी में। तो ये सफेद द्रावण जैसा हो जाएगा। ये हो गया सेकंड स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या है, अगेन रिफिल द टैंक, मतलब आपको यहां तक बनना था तो बाद में वापस पानी डालिए, तो ये वापस दूध जैसा पूरा मिक्सिंग हो जाएगा। पहले क्या करना है, आधा पानी भरना है, आधा पानी के बाद दवाई डालनी है, दवाई डालने के बाद ऊपर से आधा पानी डालना है, फिर घुल मिला के फिर वो बकेट को मेन स्प्रे की टंकी में, पंप में डालना है। केयर टेकन विथ फॉस्फोरिक एसिड। कहाँ डालते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ड्रिप साफ करने के लिए, बराबर। तो आपको क्या करना चाहिए, फिल 3/4 ऑफ टैंक विथ वाटर, बराबर। 3/4 का मतलब क्या होता है, ये इसका 4 पार्ट करें, मानो कि आपको फुल यहां तक करना है, बराबर। तो आपका 4 हिस्सा करते हैं, 1 2 3 4। ये एक पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। 75%, 3/4 मतलब 75%, यहां तक पानी भरना है, ये पानी भर देना है। देन एड फॉस्फोरिक एसिड एंड स्टीयर द सॉल्यूशन। उसके बाद में आपको फॉस्फोरिक एसिड डालना है, बराबर। आप जैसे फॉस्फोरिक एसिड डालते हो पूरा डालना है, आपको दिखेगा नहीं। ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड जब पानी में जाएगा तो दिखेगा नहीं, लेकिन आप साइड में से इसको टच करोगे ना तो पता चलेगा वो गर्म होगा। कभी कभी पानी बहुत कम होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो ये बैरल यहाँ से लीक हो जाता है या तो फट भी जाता है, बराबर, टूट भी जाता है। इसलिए ज्यादा पानी भरो, मतलब 200 लीटर का ड्रम भरा है आपने तो 150 लीटर पानी लीजिए, बराबर। उसमें जो भी 5 लीटर, 5 लीटर से ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर है, 5 लीटर फॉस्फोरिक एसिड आपने यहाँ पे डाला, आपने पूरा घुल मिल गया, बराबर। हिलाइए, बराबर, गर्म किया है, थोड़ा ठंडा होगा, फिर ऊपर से पानी डालिए। कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है। ड्रिप साफ करने डाल रहे हो या तो फॉस्फोरस स्वरूप में डालना हो, देना हो, फर्टिलाइजर के तहत देना हो, फॉस्फोरिक एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है। पानी के अंदर फॉस्फोरिक एसिड डालना है। 3/4 हिस्सा में पानी भरिए, फिर फॉस्फोरिक एसिड डालिए, फिर पूरा कीजिए, फिर ड्रिप की नली डाल के, वेंचुरी डाल के जाने दीजिए। किसान भाइयों, अभी हमने जो पूरा ब्यौरा दिया, जो माहिती दी, वो आपको थोड़ी पसंद आई होगी। और कुछ क्वेश्चन है जो जिसका सॉल्यूशन इसमें नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। आशा रखता हूं कि ये क्वेश्चन एक फार्मर ने पूछे लेकिन कई सारे फार्मर के होंगे, तो उसके प्रिंसिपल, मुख्य सिद्धांत भी बताऊंगा और उसके आंसर भी देने के प्रयत्न करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी ने पूछा है कि सर एक वीडियो बनाकर हमें ये भी बताए कि किस फंगिसाइड को किस दवाई के साथ मिला सकते हैं, एवं एनपीके को फंजीसाइड एवं कीटनाशक के साथ मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते, और किस पद्धति के माध्यम से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मोटा मोटा मैंने जो ये बताया वो तो फॉलो करना है आपको, फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सैद्धांतिक तौर पे आपको ये करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि फंजीसाइड में खास करके कॉमनली यूज होने वाली फंजीसाइड है कि जैसे, तो एक तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC बहुत जगह पे यूज होती है, दान में, सब में यूज होती है। दूसरी होती है कार्बनडाइजिम, और तीसरी होती है सल्फर। सल्फर आज भी कई जगहों पे ये अलग अलग स्पेलिंग लिखते हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, बराबर। सल्फर आता है 80%, WP और WDG दोनों फॉर्म्यूलेशन अवेलेबल है, बराबर। कार्बनडाइजिम 50% WP है और COC 50% WP। ये तीनों तीन फंजीसाइड है, बहुत कॉमनली यूज होती है। मैं बात करूंगा इसलिए क्योंकि ये इसमें कॉपर और इसमें सल्फर है, ये सीधा एलिमेंटल सल्फर है,
अब ये दोनों घटक है वो बहुत सारी चीजों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आप इसको कॉपर को जिसका पीएच हाई है जैसे कि सीवीड एक्सट्रैक्ट, बोरॉन और बायोस्टिमुलेंट में ह्यूमिक एसिड और अल्फा नेप्थेलिक एसिड जैसे हार्मोन से उसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसको एसिडिक माध्यम वाली कोई भी फर्टिलाइजर जैसे कि है 05234 वगैरह के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, 1919 के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए और कैल्शियम नाइट्रेट खासकर से कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, बराबर, क्योंकि ये कैल्शियम और कॉपर सीधा रिएक्शन करता है, कैल्शियम को हटा देगा, कॉपर फिट हो जाएगा यहाँ पे, बराबर, सीधा प्रेसिपिटेशन दाने दाने बन जाएंगे, खत्म हो जाएगा दोनों का रिजल्ट। सल्फर का भी ऐसा है, सल्फर को हो सके तो अकेला ही स्प्रे कीजिए और किसी के साथ स्प्रे करने की जरूरत नहीं है कि सबके साथ रिएक्शन करता है मोटा मोटा, इसलिए सल्फर को जमीन में डालने के बाद सभी फर्टिलाइजर के साथ रिएक्शन करके जमीन में से सभी पोषक तत्वों को अवेलेबल कराता है, तो वो आपको तोड़ने का काम करता है, मतलब आपके रसायनों को तोड़ने का काम करता है, इसलिए जमीन में जाके काम करता है। इसको एज ए एक्केरिसाइड मतलब मकड़ी को मारने की दवाई या तो आपको पाउडर इमिडियो मारने की दवाई के तहत यूज करना है तो अकेला कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वेटसिल प्लस के साथ मतलब स्टिकिंग एजेंट के साथ मिक्स कर सकते हैं, उसके अलावा किसी के साथ नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, बराबर। आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा। एक सर का प्रश्न है कि लौकी के ऊपर लाल धब्बे पड़ते हैं, सर फोटो वोटो भेजिए एप्लीकेशन के अंदर, आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि लाल धब्बे बहुत तरह के होते हैं, फंगस भी होता है जिसको अल्टरनेरिया ब्लाइट बोलते हैं, ज्यादातर केस में उससे लाल धब्बे आते हैं, डाउनी मिल्ड्यू भी हो सकता है, तो आप कोई दवाई मतलब खास करके थायोफेनेटमिटाइल वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन फोटो डालिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा उनका प्रश्न है कि बोरॉन घुलता ही नहीं है, बोरॉन नहीं घुलता है तो आपके पानी में प्रॉब्लम है सर, बोरॉन हाई पीएच वाला है, बराबर, तो हाई पीएच वाले पानी में हाई पीएच वाला पानी होगा, ज्यादा क्षारीय पानी होगा तो बोरॉन नहीं घुलेगा। हो सकता है कि आप दवा जब बना रहे हो तो घुलाने के लिए आप 300 400 500 टीडीएस का पानी लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप बिस्लरी ही लीजिए, लेकिन जब आप दवाई का प्रयोग करते हो तो पीने वाला पानी लीजिए, उसमें घोल बना दीजिए, फिर आप बड़ी टंकी में डालिए, ये इजी सॉल्यूशन है। आगे का प्रश्न पढ़ते हैं कि सर 52 034 के साथ अल्फा नेप्थेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं? यस, वैसे ये नहीं कर सकते रसायन शास्त्र के आधार पे, लेकिन 052 34 का माप कितना है? 052 ऐसे लिखते हैं 52 34, उसका माप कितना है? 1 से लेके 3 ग्राम पर लीटर, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम पर लीटर। और अल्फा नेप्थेलिक एसिड, अल्फा नेप्थेलिक एसिटिक एसिड हमारा होल्डोन नाम से आता है, इसका माप कितना है? लगभग 4.5 मिली पर 15 लीटर टंकी, बराबर, तो ये होगा 15 लीटर की टंकी में कितना होगा? लगभग 50 ग्राम एवरेज, ये 50 ग्राम डाल रहे हो, ये 4.5 ml डाल रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं इसको 200-300 ग्राम डालते हैं, इसको 10-10 ml डालते हैं, तब नहीं करना चाहिए, बराबर, ये 50 ग्राम और ये कर सकते हो। सर एसजी फॉर्मुलेशन मतलब सॉल्यूबल ग्रेन्यूल्स फॉर्मुलेशन को ईसी के साथ मिक्स कर सकते हैं क्या? यस, लेकिन वो जो मैंने नियम बताया उसके तहत कर सकते हैं, बराबर। एसजी लास्ट में आता है पाउडर के फॉर्मुलेशन में, तो आपको एसजी पहले डालना है, ईसी फॉर्मुलेशन उसमें आता है तो वो बाद में मतलब लिक्विड में बीच में आता है, तो वो करना चाहिए, मतलब पहले एसजी फिर ईसी, दोनों को अलग अलग पिघलाओ फिर मिक्स करो, हो जाएगा। उसमें ही दूसरा प्रश्न है, और जेडसी फॉर्मुलेशन एसजी के साथ मिक्स कर सकते हैं? वैसे कर सकते हैं, बराबर, पानी अच्छा हो तो कर सकते हैं, बराबर, लेकिन अगेन वो नियम आता है पहले एसजी को पिघला दो बाद में जेडसी डालो। पाउडर में एसजी लास्ट में था, लेकिन इसमें जेडसी पहले था लिक्विड वाले में, बराबर, तो लिक्विड वाले में जेडसी पहले था लेकिन पाउडर में वो पहले था, तो आपको क्या करना चाहिए? एसजी पहले पिघला देना चाहिए और फिर जेडसी डालो तो हो जाएगा, या तो अलग अलग पिघलाओ मिक्स करो तुरंत स्प्रे कर दो, हो जाएगा। एनपीके 052 प्लस इमिडाक्लोप्रिड प्लस थायोफेनेटमिथाइल को मिक्स कर सकते हैं क्या? अभी पहले मैंने नियम बताया था ना, इमिडाक्लोप्रिड 17.8%, थायोफेनेटमिथाइल 70%, थायोफेनेटमिथाइल डब्ल्यूपी है, फिर इमिडा लिक्विड है, बराबर, अभी कोई भी हो लेकिन लिक्विड है, तो ये
पहले डालना चाहिए, फिर इमिडा, बराबर, फिर 0/34। करो, आप कर सकते हो। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एक ही बकेट में कर सकते हो, या तो एक बकेट में ये दोनों पिघला दो, पहले ये डाल दो, फिर दूसरा ये डाल दो, फिर 0/34 ये दूसरी बकेट में डाल दो, बराबर, और दोनों बकेट को मिक्स कर दो। खरपतवार नाशक मिक्स करने के सिद्धांत भी बताइए, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। बहुत बड़ी बात है, इसलिए यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। क्या वीप सुपर के साथ 20 पायरेथ्रिन और 2,4-D? सर इतना मिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताए, क्योंकि इतना सारा मिक्स करने की जरूरत नहीं है। थायोमिथोक्साम, लेमड़ा, एसीफेट, 1261, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रन नहीं मिक्स कर सकते सर, इतना सारा मिक्स करने की जरूरत क्या है? थायोमिथोक्साम और लेमड़ा दोनों साथ में आपको लेना है, मतलब वो दोनों एक ही प्रोडक्ट है, तो उसके साथ एसीफेट डालने की जरूरत ही नहीं है। तो 1261 और ह्यूमिक एसिड मिक्स नहीं हो सकता, आपको नहीं करना चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रन अगर चिलेटेड है तो ह्यूमिक एसिड या 1261 के साथ ही मिक्स कर सकते हो, लेकिन चिलेटेड नहीं है, सल्फेट फॉर्म है, तो भी मिक्स नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन बनाया है। आप एक काम करो, आपका जो भी प्रॉब्लम हो, थायोमिथोक्साम और लेमड़ा के साथ में आप पहले माइक्रोन्यूट्रन अगर चिलेटेड है तो मिक्स करके स्प्रे कर दो, या तो 1261 कर दो, बराबर। जेडसी फॉर्मुलेशन है, बराबर, पहले जेडसी को डाल दो, बाद में 1261 को डाल दो। 1261 3 ग्राम से ज्यादा पर लीटर नहीं डालना है, वो हो जाएगा। एसीफेट क्यों डालना है वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर एसीफेट लेते हो तो 1261 ले लो, एसपी फॉर्मुलेशन है, कोई टेंशन नहीं है। और एसीफेट के साथ ह्यूमिक एसिड भी आप स्प्रे कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको फर्टिलाइजर भी डालना है तो आपको ये दोनों 1261 और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रन ले लो तो हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, कैन आई मिक्स डेलीगेट, ओसिन, नेटिवो और टेगमाइसिन? डेलीगेट इल्लियो को मारता है और थ्रिप्स को भी मारता है, ओसिन मारता है चूसक कीटों को, नेटिवो मारता है फंगस को, और टेगमाइसिन अगेन सम फंजीसाइड। ये वैसे मिक्स कर सकते हो, लेकिन डेलीगेट है ना बहुत सेंसिटिव है। डेलीगेट को पीएच इधर उधर हुआ तो आपको रिजल्ट मिलने में तकलीफ होगी, इसलिए आप ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि डेलीगेट अलग से स्प्रे करो और ओसिन, नेटिव और टेगमाइसिन अलग से स्प्रे करो। एक और प्रश्न है, डीएपी, यूरिया और जैव उर्वरक एक साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं? बहुत लंबा आंसर है, शॉर्ट में बताता हूं। अगर ये तीनों तीन मिक्स करके जमीन में डालना है तो आपको जैव उर्वरक नहीं डाल सकते, बराबर। जैव उर्वरक में यूरिया के साथ मिक्स करने से यूरिया घुलनशील है, तुरंत घुल मिल जाएगा, तो जैव उर्वरक को नुकसान होगा। डीएपी और यूरिया को नुकसान नहीं होगा, बराबर, समझ लो। छिड़काव करने के लिए आपने प्रश्न पूछा है, तो डीएपी का छिड़काव कैसे करोगे? डीएपी तो पानी में घुलनशील है नहीं, तो आपको घुलनशील बनाने के लिए आपको पानी में पिघलाना पड़ेगा अगली रात को, फिर उसका द्रावण बना के जो भी घोल है वो छिड़काव करोगे। तो डीएपी और यूरिया कर सकते हो, उसके साथ जैव उर्वरक आप जो बोल रहे हो वो छिड़काव नहीं कर सकते, क्योंकि जैव उर्वरक को ऊपर डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया ऊपर काम नहीं करता है पत्तों पे, क्योंकि वो जमीन में काम करता है। दूसरा, अगर मान लो कि आपको एक टॉनिक इफेक्ट लेने के लिए दे रहे हो, तो भी वो यूरिया और डीएपी का सॉल्ट जो पानी में पिघला है वो जैविक बैक्टीरिया को मार डालेगा, तो वैसे नहीं करना है आपको। मैग्नीशियम सल्फेट 20-20-0-13 के साथ डाल सकते हैं? हाँ, यस, डालो, कोई बात नहीं, जमीन में जाने के बाद दोनों काम करेंगे। अगर पीएच बहुत ज्यादा है तो भी आपको अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, डालो। और अभी लास्ट क्वेश्चन है, 10-26-26, 12-32-16, कैल्फर्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, एसएसपी, एमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रन, ये सब मिलाकर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 10-26-26 और 12-32-16 क्यों मिक्स करना है। आप कैलकुलेशन करके देख लो, आपको दोनों में से एक ही डालो। दूसरा, कैल्फर डाल सकते हो। इसमें आप एक काम करो, सभी सही है, आप डाल सकते हो, लेकिन एक ऑर्गेनिक का बैग डाल दो, ऑर्गेनिक मैटर का। तो ऑर्गेनिक मैटर का बैग डालते हो तो थोड़ा चिलेशन होगा माइक्रोन्यूट्रन का, और एक दूसरे को नुकसान नहीं होगा। तो अरंडी की खली या नीम पेंड या तो नीम की खली वगैरह जो भी आपको आपके वहाँ अवेलेबल है, तो आप इतनी सारी बैग डाल रहे हो, 6 बैग 10-26-26, 6 बैग 12-32-16, ये सब डाल रहे हो, तो उसमें कम से कम 4 से 5 बैग ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, और फिर आप डालो तो अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूँ
कि आपको सब क्वेश्चन के आंसर अच्छे लगे होंगे। हमने ट्राई किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाए। और किशन भाइयों, हमने ये पूरा का पूरा बहुत लंबा चौड़ा आपको ब्यौरा दिया है। आशा करता हूँ कि हम आपके प्रश्नों के जवाब देने में कामयाब हुए हैं। फिर भी कहीं न कहीं क्षति रह गई है, डेफिशिएंसी रह गई है, कहीं न कहीं रुकावट रह गई है, तो आप कमेंट ज़रूर डालें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हमें बहुत आशा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसानों को दिखाएँगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना तो भूलेंगे ही नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। हमें सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।